हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे, आज हम यहाँ पर प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले का जो हमारा प्रीवियस लेसन हो चुका है, वहाँ पर हमने कंसिडरेशन से रिलेटेड कंसिडरेशन की मीनिंग और उसके एसेंशियल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेसन में हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो जब हम प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको दो रूल्स क्लियरिफाई होने ज़रूरी हैं। देखिए, कल भी हमने बताया था स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का नियम, यह नियम एप्लीकेबल होता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यह नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं जिसमें इस नियम को फॉलो किया जाएगा। पहले हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। देखो, ए है, उसके पास एक कार है, वो कार उसने 10 लाख रुपए में बी को बेच दी है। ठीक है, अब यहाँ पर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख रुपए हैं। यहाँ पर यह जो कंसिडरेशन है, इसको बी की बिहाफ पर, जो बी के द्वारा ऑथराइज किया गया व्यक्ति है सी, उसके द्वारा पे किया जाता है पेमेंट ए के लिए। तो आपने यह रीड कर रखा है कि कंसिडरेशन हमेशा से ही प्रोमिसर के डिज़ायर पर होता है, लेकिन कंसिडरेशन को पे बाय प्रोमिसी या अदर पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ इस केस में सी जो है, इस कंसिडरेशन के मामले में सी जो है वो क्या है? सी यहाँ पर इस कंसिडरेशन के मामले में अजनबी है, लेकिन यहाँ पर सी के द्वारा जो कंसिडरेशन ए को पे किया जाएगा, स्ट्रेंजर कंसिडरेशन बाय स्ट्रेंजर, वो यहाँ पर एप्लीकेबल माना जाएगा। पर इसके विपरीत अगर कंडीशन ये होती कि जो ए है उसने अपना डीवीडी प्लेयर बी को 5,000 रुपये में बेचा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, कल को इस डीवीडी प्लेयर में कुछ खराबी हो गई, कल को इन दोनों के बीच में किसी तरह के कुछ इशू क्रिएट हो गए, तो यहाँ पर जो यह कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में है ना। तो अगर कोई इशू क्रिएट हुए भी हैं, तो यहाँ पर मुकदमा दाखिल करने का राइट, यहाँ पर सूट फाइल करने का राइट किसको होगा? ऑफकोर्सली जो इस संबंध में पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो इस संबंध में पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हीं के पास तो मुकदमा दाखिल करने का राइट होगा। अब ऐसे में यहाँ पर जो सी है, जो कि फ्रेंड ऑफ बी है, अब ऐसे में यहाँ पर सी जो कि फ्रेंड ऑफ बी है, वो आ जाता है और वो यहाँ पर मुकदमा दाखिल करता है, जो कि अजनबी है। इस केस में क्या यह इन्फोर्सेबल किया जा सकता है? क्या यह एप्लीकेबल होगा? ऑफ कोर्सली नॉट, क्योंकि नियम साफ कहता है इस संबंध में कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सूट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सूट। यह नियम बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। आप इसके रिगार्डिंग इसी बात के लिए एक लीडिंग केस देख सकते हैं। आप इसमें जमुना दास बनाम राम अवतार का केस है। हम बताते हैं इस केस में क्या था, बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे। देखिए, इस केस में यह था कि जो ए था वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में था, बी यहाँ पर एक डेब्टर की पोजीशन में था। यहाँ पर बी ने अपनी एक्स प्रॉपर्टी जो थी उसको इसने ए के पास में मोर्गेज रख दिया था। अब यहाँ पर इस बी ने क्या करा? इस बी ने अपनी इस प्रॉपर्टी को
सोल्ड कर दिया था सी को, इसने अपनी प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया है। यहाँ पर इस सी ने यह कहा था, यहाँ पर इस सी ने यह कहा था कि वह इस बी के बिहाफ पर पेमेंट ए को पे कर देगा। यहाँ पर इस ए के द्वारा इस सी के ऊपर मुकदमा किया गया अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए। क्या यहाँ पर ए सफलता प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि असलियत में तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रॉपर्टी के मॉर्गेज से रिलेटेड वो ए और बी के बीच हुआ था, ना कि ए और सी के बीच में हुआ था। इसलिए यहाँ इस मामले में प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नियम को एप्लीकेबल किया गया है। पर आगे जाकर ऐसी कई कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी जिसमें प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नियम एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। जनरल स्पीकिंग प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूलिंग यह कहती है कि केवल जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की उन्हीं के द्वारा सूट फाइल किया जा सकता है। कोई स्ट्रेंजर इसमें सूट फाइल मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अजनबी स्ट्रेंजर को भी यह राइट दिया गया है। सबसे पहली परिस्थिति है ट्रस्ट बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका एक लीडिंग केस आता है इस संबंध में ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम का। हम इसे इस केस के माध्यम से ही समझाते हैं। देखिए, इस केस में यह था कि यहाँ पर ए और बी दो पार्टी थे। यहाँ पर यह जो ए हैं वह फादर ऑफ सी हैं। यहाँ पर जो बी हैं वो यहाँ पर फादर इन लॉ ऑफ सी हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो बी हैं, जो फादर इन लॉ हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉ अपनी सी को हर महीने उसके पर्सनल अलाउंस के लिए उसे खर्चा दिया करेंगे। यह इनके बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उन्होंने यहाँ पर इस संबंध में एक प्रॉपर्टी भी इसके लिए रख ली थी। आगे जाकर जो यह बी था इसने अपनी डॉटर इन लॉ को इस तरह का कोई भी खर्चा नहीं दिया है। यहाँ पर इस मामले में सी, जो कि इस केस के लिए अजनबी है, यहाँ पर इस मामले में सी जो कि प्लेंटिव है, उसके द्वारा मुकदमा बी के अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट दाखिल किया गया। अब यहाँ पर जो बी है, जो डिफेंडेंट है, उसके द्वारा यह कहा गया कि सी तो अजनबी है, सी तो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है। असली कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ है। यहाँ पर प्रीवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नियम एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पर सी को राइट ही नहीं है इस मामले में, लेकिन यहाँ इस मामले में यह डिसाइड करा गया कि जो सी है, जो डॉटर इन लॉ है, जो प्लेंटिव है इस मामले में, वह बेनिफिशरी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ था उसका बेनिफिशरी सी को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो सी है उसका बेनिफिट सी को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो सी है उसको ये राइट है कि वह अजनबी होते हुए भी इस मामले में सूट फाइल करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट पर। हम इसको भी एक केस के माध्यम से डिफाइन करेंगे। इसका केस है नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर इस केस में कुछ ऐसा था कि यहाँ पर इसमें डिफेंडेंट्स और प्लेंटिव के हस्बैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस मामले में ऐसा था कि यहाँ पर डिफेंडेंट और प्लेंटिव के हस्बैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट यहाँ पर यह हुआ था कि
जो डिफेंडेंट्स हैं वो इस प्लेंटिफ के जीवन काल तक, इस प्लेंटिफ के लाइफ टाइम तक इसे एक सर्टेन अमाउंट पे किया करेंगे और हस्बैंड की डेथ के बाद में यह सर्टेन अमाउंट उसकी पत्नी को, मतलब प्लेंटिफ को पे किया करेंगी। और डिफेंडेंट्स ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया था। इस बात के लिए उन्होंने अपनी अभिस्वीकृति भी दे दी थी उस टाइम पर हस्बैंड के लाइफ टाइम तक तो उन्होंने पेमेंट किया, पर उसके बाद में उन्होंने कोई पेमेंट जो है इसको नहीं दिया प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ के द्वारा इस मामले में मुकदमा दाखिल किया गया। यहाँ पर इस केस में जो यहाँ पर यह डिफेंडेंट्स थे, इन्होंने यह कहा कि भाई इस मामले में यहाँ पर तो जो प्लेंटिव है वो तो एक स्ट्रेंजर है, क्योंकि असलियत में तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो डिफेंडेंट्स और उसके हस्बैंड के बीच में हुआ था, तो वह कैसे इसे इन्फोर्स करवा सकती है। यहाँ तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नियम एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन इस केस में यह डिसाइड करा गया कि डिफेंडेंट्स के द्वारा इस मामले में प्लेंटिव को कि उसको उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा, इस बात को एक्नॉलेज कर लिया गया था, इस बात को एडमिट कर लिया गया था। इसलिए यहाँ पर प्लेंटिव स्ट्रेंजर होते हुए भी इस मामले को इन्फोर्सेबल करवाने का अधिकार रखती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक्सेप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा। आपको एजेंसी के रूल्स तो पता ही होंगे। एजेंसी में क्या रूल होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल, एक हो गया एजेंट और एक हो गया थर्ड पार्टी। पहले हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल पहले क्रिएट करते हैं, एक सेकेंड। यस, यहाँ पर जो पी है प्रिंसिपल है, इसकी अपनी एक कार है। यह इस कार को 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। इसके लिए यह अपने एजेंट से कहता है कि वह इस कार को बिकवा दे, बेच दे। एजेंट थर्ड पार्टी के साथ में जाकर इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किन के बीच हो रहा है? एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच है। लेकिन रूल ऑफ एजेंसी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का नियम क्या कहलाता है कि यहाँ पर एजेंट ने जो काम किया है वो कार्य उस एजेंट ने यहाँ पर उस प्रिंसिपल के बिहाफ पर किया है। तो ऐसे में भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि वो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच है, लेकिन प्रिंसिपल भी इसको यहाँ पर इन्फोर्सेबल करवा सकता है। चलिए अगले एक्सेप्शन की ओर चलते हैं। फैमिली अरेंजमेंट। तो इसके लिए आप इसका केस देख लीजिए, सुंदर राजा का केस है। यस, उस केस के माध्यम से आप इसे समझिए। हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझा देते हैं आपको। यहाँ पर इस केस के अंतर्गत क्या था? यहाँ पर यह हुआ था कि एक जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली की जो अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन किया गया था। और यहाँ पर डिवाइडेशन करते समय यहाँ पर जो मेल मेंबर्स थे उन्होंने यह तय किया था कि जब भी उनकी अनमैरिड सिस्टर की शादी होगी, जब भी उनकी अनमैरिड सिस्टर की शादी होगी तब वह सभी लोग मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एक्चुअली में उस घर के मेल मेंबर्स के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर वह किसके बेनिफिट के लिए किया गया था? उस अनमैरिड सिस्टर के बेनिफिट के लिए किया गया था। ऐसे में यहाँ पर जो वह अनमैरिड सिस्टर है वो अजनबी होते हुए भी इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको यह राइट है कि वह इस मामले में अपने अधिकार को इन्फोर्सेबल करा सकती है। अगले एक्सेप्शन पर चलते हैं, बहुत सिंपल है। असाइनमेंट। ए ने अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेची है,
बी ने अपने इस राइट को सी को ट्रांसफ़र कर दिया है, सी को असाइन कर दिया है, सी यहाँ पर असाइनी बन गया है और अब उसके पास राइट आ गया है कि वह अपने इस राइट को इन्फोर्सेबल करा सकता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज के लेसन में हमने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह जान लिया कि जनरल स्पीकिंग नियम यह कहता है कि जो स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मुकदमा सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके तहत एक अजनबी व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करा सकता है। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।